हेलो एवरीवन। आज हम एलसी परिपथ के दोलनों तथा स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमानों के दोलनों की समतुल्यता या उनमें क्या इक्विवेलेंस होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस ऑफ एलसी सर्किट ऑसिलेटर्स विथ ऑसिलेशंस ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, इन दोनों में किस तरह से इक्विवेलेंस होती है। विद्युत दोलनी एलसी परिपथ में उत्पन्न दोलकों की अवस्था में संघानित्र में संचित वैद्युत ऊर्जा का प्रेरत्व की चुंबकीय ऊर्जा में तथा इसके विपरीत आवृत्ति रूप में रूपांतरण होता रहता है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जब परिपथ की संपूर्ण ऊर्जा संघानित्र में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है उस समय परिपथ धारा का मान 0 हो जाता है तथा जिस समय परिपथ की कुल ऊर्जा प्रेरकत्व में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है उस समय धारा का मान अधिकतम होता है। इसी प्रकार किसी स्प्रिंग से जुड़े निकाय के दोलनों के विश्लेषण से ये हमें ज्ञात होता है कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा तथा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण आवृत्ति रूप में होता है तथा जब निकाय की संपूर्ण ऊर्जा शून्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है उस समय द्रव्यमान का वेग 0 हो जाता है। जब निकाय की संपूर्ण ऊर्जा द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है उस समय द्रव्यमान का वेग अधिकतम होता है। उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात किया जा सकता है कि संघानित्र स्प्रिंग की तरह तथा प्रेरकत्व द्रव्यमान की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात संघानित्र की धारिता का व्युत्क्रम स्प्रिंग की दृढ़ता या स्टिफनेस के समतुल्य 1/c = k के बराबर होता है तथा प्रेरकत्व द्रव्यमान के समतुल्य मीन्स L = m के बराबर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर एक ही रेखा के अनुदिश आपकी समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण होता है तो वहाँ किस तरह का फिनोमेना स्टार्ट होता है और किस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जब एक ही दिशा के अनुदिश लगभग समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण होता है लगभग एक ही दिशा में, तो वहाँ पे अध्यारोपण के कारण हमें वहाँ पे व्यतिकरण का प्रभाव दिखाई देता है और वहाँ पे हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। उसी को अपन अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। एक ही रेखा के अनुदिश समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण या सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम लाइन। माना समान आवृत्ति ओमेगा की दो सरल आवर्त गतियाँ जिनके आयाम क्रमशः A1 तथा A2 हैं एक दिशा के अनुदिश गतियाँ कर रही है। किसी समय t पर किसी कण का इनके द्वारा उत्पन्न विस्थापनों को निम्न समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोनों इक्वेशन लिख दी हमने। y1 = A1 sin of ओमेगा t प्लस α1 और y का A2 है आयाम तो y2 = A2 sin of ओमेगा t प्लस α2 और यहाँ पे α1 और α2 जो है उनके कला कोण या इपो एंगल है या फेज डिफरेंस है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी विस्थापन जो होगा वो y = y1 + y2 के बराबर होगा। दोनों आपस में ये जुड़ जाएंगे तो y1 की जगह हम रख देंगे यहाँ पे इक्वेशन में A1 sin of ओमेगा t प्लस α1 प्लस A2 sin of ओमेगा t प्लस α2 के बराबर। फिर sin A प्लस B के फॉर्मूले से इस ब्रैकेट को ओपन किया तो हो गया A1 sin A cos B प्लस cos A sin B प्लस A2 sin A cos B प्लस cos A sin B के फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपांड कर दिया। अब हमने क्या किया A1 की जो A1 A2 साइन ओमेगा टी की टर्म्स साथ कर ली, cos ओमेगा टी की टर्म्स को साथ कर ली जिसको समीकरण 3 से प्रदर्शित किया गया है। अब जो ब्रैकेट में जो टर्म थी साइन ओमेगा टी के साथ और इनको हमने माना है कि जो A1 cos of α1 प्लस A2 cos of α2 को हमने माना A cos phi। सिमिलरली A1 sin of α1 प्लस A2 sin of α2 को हमने माना A sin phi। ये वैल्यूज़ हमने समीकरण 4 और 5 से समीकरण 3 में जब रखी तो वही आ गया हमारे पास A cos phi sin ओमेगा t प्लस A sin phi cos of ओमेगा t या y = A
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। जब इसको ओपन करेंगे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से तो ऊपर वाला समीकरण हमें वापस प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 6 हमारे पास आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों जो आपकी तरंगे हैं किसी भी पॉइंट पे जाके जब अध्यारोपित होंगी तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई से शो करेंगे। अब समीकरण 4 और 5 को हम स्क्वायर करके ऐड अगर करें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब इधर जब 5 को भी किया तो दोनों साइड के राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2, और जो बची टर्म्स होंगी वो कॉमन हो गई तो 2a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 कॉस ऑफ अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 साइन ऑफ अल्फा 2 के बराबर। अब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फिर ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 कॉस ऑफ अल्फा 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा 1 साइन ऑफ अल्फा 2 के बराबर। अब ए स्क्वायर हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये जो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, a इज इक्वल टू, जब a की वैल्यू निकाली a स्क्वायर की थी वो, तो a आ गया हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 रेज टू हाफ और अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये हो गया इक्वेशन 7। समीकरण 5 को समीकरण 4 से भाग देने पे वो एक साइन फाई की इक्वेशन है, एक कॉस फाई की इक्वेशन है, तो हमारे पास आ गया साइन फाई अपॉन कॉस फाई, वो हो जाएगा टेंजेंट फाई। तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन ऑफ अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस ऑफ अल्फा 1 प्लस a2 कॉस ऑफ अल्फा 2, जो कि समीकरण 8 से प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त समीकरणों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि समीकरण 6 समीकरण 1 और 2 के समरूप हैं। परिणामी दोलन का आयाम a तथा कला कोण या फेज एंगल फाई है। a तथा फाई समीकरण 7 और 8 से प्राप्त किया जा सकता है। परिणामी दोलन का जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल तथा आवृत्ति प्रारंभिक दोलनों के आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बराबर है। इस प्रकार से एक ही दिशा के अनुदिश समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी दोलन भी एक सरल आवर्ती दोलन होता है, जिसका परिणामी आयाम a तथा कलाकोण फाई होता है। विशेष अवस्था में यदि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा हो और a इज इक्वल टू a1 प्लस l2 हो, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 हो, सिमिलरली फाई इज इक्वल टू अगर अल्फा हो तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, जो कि फिर एक हमारे पास सरल आवर्त गति के समीकरण को दर्शाती है। तो दोनों जो अध्यारोपण के बाद भी उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है या जो मोशन है वो वापस भी उनका सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही रहेगा। अब हम देखेंगे व्यतिकरण या इंटरफेरेंस क्या होता है। जब दो ध्वनि या प्रकाश की तरंगें एक साथ प्रसरण करती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का आयाम कहीं अधिक और कहीं स्थानों पर कम हो जाता है। ध्वनि की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता भी कुछ स्थानों पर कम या अधिक हो जाती है। इस प्रकार अध्यारोपण के द्वारा तरंग ऊर्जा का पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन की ये घटना जो है वो व्यतिकरण कहलाती है। तो व्यतिकरण में हम क्या देख रहे हैं कि ये जब इसमें अध्यारोपण हुआ तो दोनों के कारण किसी जगह पे ये है तरंग 1 तरंग 2 और परिणामी तरंग में आयाम बढ़ गया हम देख रहे हैं। और जब इसका उल्टा लेंगे हम, जबकि मिनिमा बनेगा तो तरंग ये हो गया आपका तरंग 1 तरंग 2 और परिणामी तरंग जो होगी उसके अंदर वहाँ पे इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, और जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी उसको हम उच्चिष्ट और जहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है उसको हम निम्निष्ट कहते हैं। और इस तरह का जो व्यतिकरण है इसको हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के रूप में पहले से ही जानते हैं।
जब दोनों तरंगों में अध्यारोपण इस प्रकार होता है कि परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक होती है तो व्यतिकरण संपोषी तथा संपोषी वितरण की अवस्था में परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। इसके विपरीत जब परिणामी तीव्रता तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से कम होती है तब व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है, जैसा कि चित्र बी जो है ऊपर 1.6b उसमें दिखाया गया है। संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगें एक ही कला में होनी आवश्यक है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में विपरीत कला की दो तरंगों के अध्यारोपण से वो प्रभाव उत्पन्न होता है। व्यतिकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण या एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, हम मैथमेटिकली सब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। माना किसी माध्यम में दो तरंगें एक ही दिशा में गति कर रही हैं, मान लो इनकी आवृत्तियां लगभग बराबर है और ये दोनों कंपन स्रोतों से इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि किसी बिंदु पर पहुंचने के समय उनमें कुछ कलांतर फाई हो जाता है। यदि इन तरंगों का आयाम a1 और a2 हो तो किसी समय t पर माध्यम के किसी कण p का इन तरंगों से उत्पन्न विस्थापन निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। y1 is equal to a1 sin of omega t, y2 is equal to a2 sin of omega t plus phi। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो कि दोनों कंपनों को प्रदर्शित करती हैं, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक साथ एक जगह से स्टार्ट हुए हैं। पहली और दूसरी में जो फेज का डिफरेंस है दैट इज़ फाई, जो कि बहुत नगण्य होता है। यहाँ ओमेगा अपॉन 2 प्रत्येक तरंग की आवृत्ति होगी। अध्यारोपण के सिद्धांत से कण P पर परिणामी विस्थापन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। y इज इक्वल टू हमारे पास पता है a1 साइन ओमेगा टी, y2 है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम साइन a प्लस बी का, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। यहाँ पे हमने साइन की टर्म्स को साथ ले लिया तो a1 प्लस a2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब हम मानते हैं कि a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा है और a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा है अगर, तो y इज इक्वल टू a कॉस फाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a साइन फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर होगा। और जब इसको वापस साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको वापस कंबाइन करेंगे कॉस a साइन बी और साइन a कॉस बी से, तो y हो जाएगा हमारे पास a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर, जो कि परिणामी विस्थापन का मान है, जो कि दोनों के कारण उत्पन्न हुई है तरंग उसके लिए। समीकरण 5 समीकरण 1 व 2 के ही समान है, अतः P पर परिणामी विस्थापन एक ऐसी तरंग के कारण है जिसका आयाम कैपिटल A है। कैपिटल A का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 व 4 को स्क्वायर करके ऐड करने पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, और a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई के बराबर होगी, जिसे हमने समीकरण 6 से प्रदर्शित किया है। चूँकि ध्वनि तरंगों की तीव्रता उनके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः परिणामी तीव्रता का मान I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ फाई के बराबर होगा। तो ये जो भी जहाँ पे अध्यारोपण हुआ है उन दोनों तरंगों का, उस स्थान पर जो तरंग होगी उसका परिणामी तीव्रता का मान होगा।